क्या नाम है भगत जी? आप नेपाली हैं वैसे? तो फिर आप नेपाली कैसे होगी? आप तो है ही नहीं नेपाली। अच्छा, आए नेपाल से ही थे। हाँ, तो वो झलक तो है ना। एक्चुअली में आप इंडिया में नहीं रहते हैं, और पूर्वज जब से आए थे यहाँ इंडिया में कुछ भी करने या खाने कमाने, तो वो इंडिया में ही रहते हैं। मेरे बहुत सारे अंकल सब है वो यही आर्मी से ही। अच्छा, वो इंडिया की आर्मी में थे। हाँ। तो सबने फिर कहाँ पे, जमशेदपुर में ले लिया? नहीं, पुणे में है। पुणे महाराष्ट्र में। हाँ। अच्छा वो अच्छा। आर्मी में अभी रिटायर। आज आप शरीधाम में क्यों आए? ये मेरे दोस्त है, इसके लिए वो मतलब दिक्कत है। क्या दिक्कत है? नहीं, तो ये दिक्कत आपने अभी थोड़ी देर पहले बताई होती तो वैसे उन्होंने आपने वहाँ दिखाया है। देखो, इसमें एक लक्षण तो मैं बता रहा हूँ कि आपको पितृ का है, आपको पितृदोष जमीन बताया होगा, है ना? अच्छा, ये बताओ, घर में माता जी आपकी बीमार रहती है क्या? माता जी का पिताजी दोनों ही बीमार रहते हैं। अच्छा, माता जी को पूरे शरीर में दर्द होता है कि आधे शरीर में दर्द होता वही शरीर में है? और पिताजी को? पिताजी को भी पूरे शरीर अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि जैसे माता जी को आपने देखा होगा बचपन से, पहले तो माता जी को कमर में ही दर्द रहता होगा, पार्टिकुलर, है ना? फिर कभी पेट की कोई बीमारी बनती होगी, दर्द होता होगा। माता जी के ऑपरेशन कितने हुए हैं? ऑपरेशन नहीं कराए पिताजी? स्पाइनल कॉर्ड में उनका ऑपरेशन हुआ पिताजी का। उनके स्पाइनल कॉर्ड पे दर्द होने लगा, वो दर्द डॉक्टरों से दवाइयों से नहीं गया, तब डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन कर दिया। भाई एक बात बताओ, जब दर्द होने लगा, दवाइयों से नहीं जा रहा, तब डॉक्टर ऑपरेशन करने क्यों लगते? क्या बताया, स्पाइनल कॉर्ड में कैंसर है? नहीं, स्पाइनल कॉर्ड का वो रीढ़ की हड्डी होती है, वो दब होती है, उसके बाद छुड़वाया गया। आपको कुछ होता है, ये भी रीढ़ की हड्डी दबी हुई में आया था मेरे पास, तो अभी तो बैठता है ये ठीक से? नहीं बैठता भाई। है कहाँ है वो दर्द? अब तो नहीं है भाई, मैं तो यही पूछ रहा हूँ। इसको भी यही बताया था, और ये अपने इसका एक डॉक्टर मित्र भी था, पर ये कंजूस इतना था, इसने सोचा मैं फेरी में क्यों ना बनूं, भैया के यहाँ चला जाऊँ, वहीं इलाज करा लो। एक्चुअली मैं लिटरली बात ये है, और मैं, अच्छा ये वैसे कंजूस नहीं है, लेकिन इसके दिमाग में ये आ रहा था, यार मैंने बहुत पैसा फूंक दिया और मेरे काफ़ी नुकसान हो गए, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे में राहत की सांस लेनी चाहिए। एक मनु भैया है जो मंत्र फूकते हैं ये कि भाई आओ सस्ते में इलाज कराओ। इलाज क्या कराओ? अपने पितृ रोग को भगाओ, पितृ कष्ट को भगाओ। आपको भी पितृ रोग, पितृ कष्ट हुआ है ना, तो आप यहाँ आए, अब आप ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया। वो तो मुझे पता है, आप ताहे जिंदगी आप अपने माता पिता को, डॉक्टरों को दिखाते रहेंगे। एक बात मैं आज आपको बता रहा हूँ, आपका शुभ नाम क्या है? कुशल। जब से आपके माता पिता बीमार हुए तब आप छोटे थे बहुत ही, लेकिन आपने देखा होगा कि वो दवाइयाँ तो खा रहे हैं, लेकिन रोग बढ़ते जा रहे हैं, और शरीर में उनके एक टाइम में आगे बेतहासा दर्द होने लगे दोनों, है ना? और उन दर्दों में उन्होंने इलाज कराया, लेकिन आराम कभी नहीं आया। क्यों नहीं आया? अब एक बात, अब ये बताइए कि आपकी नानी बीमार थी? दादाजी थे मेरे, नानी आप- बहुत पहले। दादाजी बीमार थे? अचानक से दादाजी गए, तब कुछ समय बाद पापा जी बीमार रहने लगे, और जब अब उनसे क्रिया कहाँ आएगी? आप पे आएगी, और वो कष्ट बढ़ता चला जाएगा। अब आप पे आने लगा जवानी में, लेकिन रमी हुई चीजें हैं आपको, यानी कि ये तत्व सारे घर में फैले हुए। इसलिए क्या हुआ कि पितृ का कष्ट कभी आपके यहाँ से गया ही नहीं। संसार में कोई ऐसा है ही नहीं, चाहे आप गया जी चले जाए, चाहे कहीं चले जाए, गया जी में वो ऐसे पंडे नियुक्ति नहीं हो रहे जो आपके रोग को खा जाए। क्यों नहीं हो रहे? तो गया जी का मतलब ये एक ऐसी भावतारिणी नदी जिसके किनारे बैठ के किसी ऋषि ने, महात्मा ने, किसी पंडित ने भजन किया हो, वो आपकी जिम्मेवारी ले कि मैं आपके पितृ कष्टों को दूर करूँगा, और उसकी जिम्मेवारी नहीं लेता, वो मनी लेता है, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं, वो केवल मनी लेता है, कुछ मंत्र पढ़ता है, आपको कहता है ये कौओं को डाल दो, ये गाय को डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, और उससे आपका पितृ कष्ट कदापि नहीं जाता। पूरे भारत के सारे ब्राह्मण लग जाएं तो ये नहीं कह सकते कि आप पितृ कष्ट को निकाल देंगे, क्योंकि सारे ही ब्राह्मण झूठे हैं। पूछो कैसे? पूछो कैसे? ऐसे कि वो आपकी पत्री देखेंगे, हर बार आपके बारे में देखेंगे और कहेंगे आपको पितृ कष्ट है। आपने किसी को आज 1.25 लाख रुपए दिए हैं और आपका पाठ हो गया, फिर आप आगे जाएंगे, फिर कोई कहेगा आपको पितृ कष्ट है। तो सारे ब्राह्मण कभी ये देख ही नहीं पाएंगे इनका पितृ कष्ट गया कि नहीं गया।
है ना। और हम यहाँ देख के भी बताएंगे आपका कितना कष्ट गया, आपको आराम पड़ गए, अब आपको 10 से 5% क्लियर रहेगी, है ना। ऐसे ही 2 आदमियों ने इसको बाद में देख के चेक करके बता दिया और इसको ये भी बता दिया भाई तुम्हें आराम पड़ गया। नहीं, कितनी बड़ी बात है। एक दिन आप भी ऐसे मुस्कुराओगे मेरे सामने, ठीक है। तो यहाँ के बारे में पता कैसे चला? आपने देखा कि इन्होंने, तो ये तो मुझे फॉलो करती है। हाँ हाँ, तो यकीन कैसे आया कि ये आदमी कुछ कर सकता है? क्योंकि आपको बहुत सारा वीडियो देखा और मुझे ऐसा लगा कि सब बहुत विपरीत होते हैं, उन्हें राहत। आपको पता है मेरा 40,000 वीडियो मार्केट में, और 40,000 वीडियो फेक नहीं हो सकते। ऑफिशियल जो आपका यूट्यूब चैनल है वही उसमें अभी 10,000 है। एक ऑफिशियल और था जो बंद हो गया, उसमें 25,000 था। तो 25 और 10 35 और 5-7 हज़ार वैसी हैं जो अलग अलग जगह डली हुई है, जिसको हम बनाते नहीं। जैसे अब ओमपाल जी है हमारे मीडिया प्रभारी है, तो वो जो है पिछले 5 दिन से जो वीडियो बना रहे हम बना ही नहीं रहे। तो ऐसी बहुत सारी वीडियो जो हमने भी नहीं बनाई, मतलब लगभग आज तक 1 लाख वीडियो का प्रचार प्रसार शनिधाम से हुआ है। और वो 1 लाख वीडियो क्या झूठी हो सकती है? आदमी एक वीडियो झूठी बना लेगा, 2 बना लेगा, 4 बना लेगा। और सारी वीडियो में केवल शनिधाम में ही ऐसा है कि आप उनमें पाएंगे कि लोग ये कह रहे हैं कि हाँ हम ठीक हुए हैं, ठीक है। चाहे किसी ने पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा, तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव होगा ना। अच्छा, आपने यहाँ आके किस प्रकार की क्रियाएं देखी? जैसे ही आपने यूट्यूब पे देखी वैसा ही होता है कि नहीं होता है? ऑलमोस्ट। आपने हवन किया, हवन बताया ना आपको, आपने यह किया, आपने दीपदान किया या अभी नहीं किया? नहीं अभी नहीं। अब तो दीपदान करेंगे, तो आप हवन करेंगे, दीपदान करेंगे, जब मैं जब कर रहा हूँ आप साथ में बैठेंगे, इस तरह से आप 2-4 बार आएंगे, तब पता चलेगा आपकी क्रिया ढीली हो रही है, तब मंत्र से शक्ति उत्पन्न होगी। यज्ञ तो आपके यहाँ भी करते हैं, है ना भाई? नेपाल में भी तो सारे हिंदू ही है ना, नहीं है? नेपाल तो राष्ट्र ही हिंदू है। एक ऐसा राष्ट्र पूरे वर्ल्ड में हिंदू राष्ट्र, वो नेपाली तो है भाई, और कौन सा है? और कोई नहीं है। भारत को तो हिंदू राष्ट्र कह ही नहीं सकते। गोरखा फोर्स को तो बहुत बड़ी माना गया है। भारत हिंदू राष्ट्र है, पर उसकी गणना नहीं है, हिंदू राष्ट्र लिखित में नहीं है। आगे ना, वो पाकिस्तान ही है जो मुस्लिम राष्ट्र है, भारत नहीं है जो हिंदू राष्ट्र है। हाँ, ये लेफ्टिस्ट ने रोक रखे, ये किसी क्षमतावान ने अपनी क्षमता दिखा रखी है, ठीक है। अब हमें अपनी क्षमता दिखानी है वापस हिंदू राष्ट्र होने के लिए। क्षमतावान अपनी क्षमता दिखा गया उसको, है ना। जैसे भारत में कभी लोकतंत्र था ही नहीं, लोकतंत्र की स्थापना गांधी जी करके ही नहीं गए, ठीक है। एक आदमी को 13 वोट मिली, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एक को 3 वोट मिली, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। तो 3 वोट वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, है ना। 13 वोट वाले को बनाया नहीं। ये कैसा लोकतंत्र शुरू हुआ? शुरुआत ही जिसकी खराब हो, है जी, अंत कैसा होगा? मैं तो यही बात सोच रहा हूँ आज तक, भाई शुरुआत ही खराब होगी तो अंत कैसा होगा, है कि नहीं? कैसा होगा? बिना जागे तो सवेरा नहीं होगा, तो जागना तो पड़ेगा हिंदुओं को, तभी तो ये हिंदू राष्ट्र होगा। नहीं होना चाहिए कि नहीं? आपको बिल्कुल होना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं? मेरे पास तो सारे हम, क्या बात कर रहे हैं आप? हो, ये केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट है, एक और पोस्ट ग्रेजुएट केमिस्ट्री की है हमारे पास। कहाँ? हाँ निक्की, अरे मोटी नहीं कहा, निक्की कहा। देखा अपने आप को मोटी कह रही है। आप केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट हुई है, तो अच्छा ये बायोटेक्नोलॉजी में। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी में और केमिस्ट्री में क्या अंतर है? आप मेरे पास आए, खड़े होकर मेरे पास आए, मैं चाहता हूँ कि आपसे कुछ सीखूं, ठीक है। और इनसे भी कुछ सीखूं, दोनों तो पढ़े लिखे हैं। अब पढ़े लिखों के बीच में मैं सीख लूँ, मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ भाई, मुझे कौन बताएगा? अच्छा, बायो में और केमिस्ट्री में क्या अंतर है? बायो जो है आसपास जो हमारे जीव है, हाँ, उससे रिलेटेड जो विज्ञान है वो बायोटेक्नोलॉजी में आता है। बायो मतलब जीव विज्ञान, हाँ। उसमें हमने अपनी टेक्नोलॉजी डाल दी, जैसे कि हाइब्रिड फसलें आती हैं आजकल, हाइब्रिड सीड्स आते हैं, हाँ। हाइब्रिड मतलब हाइब्रिड जैसे जानवर की क्वालिटी है, जैसे वो जर्सी गाय आती है, हाँ। दूध का उत्पादन उसका कैसे बढ़ाएं, हाँ। तो वो हाइब्रिड जो है उसमें इंसेमिनेशन और वो सब कुछ होता है, तो वो टेक्नोलॉजी जो है बायो। बायोटेक से आता है। अच्छा, और केमिस्ट्री ये है कि एक रसायन विज्ञान है, जैसे कि हम कुछ भी हमारे आसपास ये मैं कैसे समझाऊँ आपको? हाँ, जैसे हाँ बताओ। जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है, हाँ, रिएक्शन जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है,
रिएक्शन ऐसा जिससे किसी भी केमिकल का रिएक्शन हो रहा है किसी जैसे drug धुएं का- का रिएक्शन दिल्ली में रोज हो रहा है। हाँ 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 उसके फिर अलावा जैसे कि मान लीजिए लैब रिलेटेड जितना काम है हाँ स्पिरिट्स है हाँ। ये स्पिरिट के अंदर ऐसा क्या कंपाउंड है कि उससे जो है हम क्लीन करने के लिए हाँ, धूप सर्जिकल पकड़ लो। इक्विपमेंट्स के काम में लेते हैं तो वो सब कुछ जो भी रसायन है अरे, जब आप 8वीं क्लास में थे तब आपको बायो का पता था कि बायो नाम का कोई सब्जेक्ट है। हाँ तो आपको ये पता था कि इसकी ग्रेजुएशन भी होती है 8वीं क्लास में। नहीं 9वीं में आगे पता चला 8वीं में तो पता ही नहीं था। लेकिन 8वीं उतर की जब 8वीं में थी तेरे को पता नहीं था तो ये बायो तो मर गया था। ये तो मरा हुआ था जब आप 8वीं में थी इनको पता ही नहीं था बायो नाम का ऐसा कोई सब्जेक्ट है और इससे पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो सकता तब तो ये मर गया होगा। उतर की अच्छा आप बताइए केमिस्ट्री 10वीं के पहले आपको पता थी? मेरे सब्जेक्ट 6-7 स्टैंडर्ड से केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स बायो कौन से थे? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो Six ये से? सब जी 7 ये से सब आप 5वीं में थे यानी कि 5th क्लास में थे तब थे। 5th में बस साइंस होता है 6-7 से 4th लेकर में साइंस 3rd में साइंस 1st में। नहीं फर्स्ट में ऐसा नहीं है। तो जब तुम 1st में थी तब ये केमिस्ट्री तो मर चुकी होगी। हाँ उस वक्त केमिस्ट्री भाई देखो मैंने भूत प्रेत नहीं देखे तो मर गए, किसी ने राक्षस नहीं देखे तो खत्म, किसी ने दानव नहीं देखी तो खत्म। अच्छा मैं दोनों से एक सवाल पूछता हूँ, तुम बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट मैं भी हूँ, मैं कॉमर्स की, पर मैं कॉमर्स की बात नहीं पूछता, हट के बात करूँ। मैं जब पैदा हुआ मैंने अपने आप को पैदा होते हुए नहीं देखा, है ना? तो मैंने देखा तो नहीं, तो मैं मानूं क्यों मैं पैदा हुआ? ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है ऐसे ही सब होता है तो ये नहीं, स्वाभाविक तो है वो कि हमें मानना चाहिए। नेचुरल है जब ईश्वर कह रहा है, और ईश्वर के साथ ही भूत प्रेत रहते हैं। जब ईश्वर कह रहा है मैंने अच्छा और बुरा दोनों बनाया है, दिति के दैत्य हुए और अदिति के देव हुए, तो मैंने दोनों बनाया, तब आप नहीं माने? नहीं मानना चाहिए। नहीं मैंने तो पैदा होते हुए अपने आप को देखा नहीं, आपने देखा था? आपने देखा था? आपने देखा है? नहीं आप कुछ होशियार से लग रहे हैं, आपने तो कुछ देखा होगा, तो चिन्ह में आपने देखा था? तो नहीं देखा और नहीं देखा जाने वाला पदार्थ उसकी उत्पत्ति हो गई एकदम से अचानक, है ना? जैसे मेंढकों को बारिश में ही देखा जाता है तकरीबन, सर्दियों में तो कोई मेंढक नहीं देखता, पूरी गर्मियों में भी कोई मेंढक नहीं देखता, कब देखते हैं? बारिश के वक्त। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो बारिश के वक्त ही पैदा होते हैं और उनकी पूरी नस्ल खत्म हो जाती है बारिश जाते ही, और फिर खूब छिक के गर्मी पड़ती है या सर्दी पड़ती है, और फिर गर्मी आती है तब भी वे नहीं दिखाई देते, फिर बारिश में हो जाते हैं। तो जो पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं उनका बीज क्या भारत के वैज्ञानिक बखेरते हैं सारे में, जब वापिस बारिश आती है तो उसकी हाइब्रिड कहाँ से उत्पन्न होती है? वो ऐसा होता है कि जैसे आप उस दिन बिच्छू का एग्जांपल दे रहे थे। हाँ हाँ बिच्छू क्या होते हैं, अपने अंडे दे देते हैं, अंडे देकर मिट्टी में छोड़ देते हैं, जब भी फेवरेबल कंडीशंस आती अच्छा हैं। जब वो अंडे देकर मिट्टी में छोड़ देते हैं हाँ और मिट्टी को पका लिया जाता है तो बिच्छू के अंडे नहीं मरते, हाँ तो मर जाते हैं। तब मर जाते हैं। तो जो ईंट अभी आई है वे पकी हुई है भट्टे में, पकी हुई है, उनके चारों तरफ से एक गहरी खाई खोदो, उसमें पानी भर दो, सदा पानी रहने दो, और उसमें फिर बिच्छू पैदा हो गया तो क्या करोगे? डूब के मरोगे कहीं? तो फिर प्रभु कृपा देखो भाई मैं नीदरलैंड नहीं गया, तो नीदरलैंड तो मर गया है, मैंने तो क्या कहते हैं नेपाल ही नहीं देखा, और नेपाल जीवित निकला, आधा नेपाल तो इसकी रग में बसा हुआ है और आधा वहां है ना? तो जब ये वहां चली जाएगी तो पूरा हो जाएगा। नहीं समझे आप? मैंने जिसको नहीं देखा मैं उसको नहीं मानूं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं समझे? आपने हाथ से पहले मनु भैया को नहीं देखा, आपने नहीं देखा तो मैं मर थोड़ी ना गया था, जीवित निकला। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम पहली बार देखते हैं तो क्या वो मर गए सब? जीवित निकले। कितने ऐसे इंसान हैं करोड़ों को तो हमने देखा ही नहीं आज तक, बात ही नहीं की उनसे, उनके बारे में जाना नहीं।
क्या वो मर गए सब? हम कौन सा सूक्ष्म दृष्टि लिए हुए हैं कि हमें भूत प्रेत दिखाई दे? जो इतना सूक्ष्म है कि जो दिखाई नहीं देता, चाहे तो अपने आप को प्रकट कर सकता है, वो भी बहुत ताकतवर हो तो, वरना तो दिखाई नहीं देता। वैसे उदाहरण हमें मिले, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे हैं कि मेरे पास प्रेत खड़ा है। ठीक है, इतने बड़े संत जिन्होंने भगवत गीता की व्याख्या की है और वो सब जानते हैं, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है भगवान ने अर्जुन प्रेतों को जो पूछता है वो प्रेत ही बन जाता है, उन्हीं को प्राप्त कर लेता है। नहीं, और मैं उनकी श्रद्धा उसी में फिट कर देता हूँ। पितरों को जो, जब पितर ही आ गए तो प्रेत नहीं आएगा। और जो पितृ दोष है वो इसलिए है कि वो प्रेत रूप में है, इसलिए दूषित है वो कि उसकी योनि है। अब एक बात बताइए, हम पहले किसी न किसी योनि में रहे होंगे, है ना? जैसे ये चिपकली थी और आप हिरन थे, आपकी आंखें हिरनी जैसी, आप हिरन थे, ठीक है, और ये कछुआ था। नहीं, तो इसको कछुए वाली बात याद है क्या अब इस जन्म में? आपको हिरने वाली कोई बात याद है क्या इस जन्म में? धर्म का सिद्धांत क्या है? चुप रहे। धर्म का सिद्धांत क्या है? हम क्या मानते हैं, क्यों मानते हैं हम ऐसी चीज? बिना तोले, बिना विज्ञान के मनुभैया भी नहीं मानते। विज्ञान को यही थोड़े ना कि एक वैज्ञानिक ने कोई सूक्ष्म खोज कर ली तो वो पूरा विज्ञान वहीं आ गया, या एक ही वैज्ञानिक ने पूरे विज्ञान को जान लिया। विज्ञान परा विज्ञान भी है जिसको आज तक भारत के किसी वैज्ञानिक ने नहीं जाना। और मुझे इस बात का खेद है कि वे भारत के वैज्ञानिक जो केवल दवाइयां खोजते रहे, उन्होंने बीमारियों के कारण नहीं खोजे कि जो पितृ कष्ट से होता है, प्रेतोन्माद होता है ना, और पित्रोन्माद होता है, और जो प्रेत रोग होता है, पितृ कष्ट होता है, वो है क्या? जो पितृ से फीवर चढ़ता है, बुखार चढ़ता है, प्रेत ज्वर जिसको बोलते हैं, पितृ ज्वर जिसको बोलते हैं, वो है क्या? हमने जाना ही नहीं। उनसे जो दर्द होते हैं वे हैं क्या? हमने जाना ही नहीं। अब कोई उसको खोज नहीं करेगा। कोई नया वैज्ञानिक तो पैदा होने से रहा, जो चले गए उन्होंने खोज की, उनकी खोज भारत के किसी आदमी ने नहीं की। अब मनु भैया उसमें लगे हुए हैं तो दोष क्या है? तो अपनी खोज को अधूरा छोड़ दूँ निक्की? मुझे नहीं लगता आपको अपनी खोज को अधूरा छोड़ना चाहिए। इसलिए मैं लगा हुआ हूँ क्योंकि भारत में बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो आपकी तरह कष्ट में थी, दुखित थी, और उनको उससे उबारना हमारा काम। और वे सारी पढ़ी लिखी है। सबसे बड़ी बात ये, वे सारी पढ़ी लिखी है, अनपढ़ कोई था ही नहीं, है ही नहीं भारत में इस टाइम अनपढ़। साक्षरता इतनी बढ़ गई है तो अनपढ़ कौन रह गया है जी? अनपढ़ और होगा भी कोई तो 50 साल पुराना होगा, और वो 50 साल पुराने जब अपने बच्चों को लेके आ रहे, बच्चे तो पढ़े लिखे हैं, तो फिर मनु भैया ने कौन सा अपराध कर दिया कि दुनिया मुझे बताने नहीं दे रही भाई प्रेत है? जब सारे ग्रंथों में लिखा है तो मैं सारे ग्रंथ फाड़ दूं क्या? है जी, 18 पुराणों में ये बात लिखी है तो 18 पुराणों को जला के नष्ट कर दिया जाए क्या? है तो बात को मान क्यों नहीं लिया जाता? है जी, है जी, नहीं मानती है, पर टीवी पे आके काहे बोलती है कि भाई ये नहीं होते? काहे बोलती है? वो खुद दुखी है। मैं कह रहा हूँ दुनिया भर के डॉक्टर मेरे पास आते हैं, वो खुद दुखी है इन सब चीजों से। आखिरकार ये हो क्या रहा है? बहुत सारे डॉक्टर तो ऐसे हैं। एक हैदराबाद के न्यूरोलॉजिस्ट ऐसे थे जो मेरे पास अपने आदमियों को भेजते थे, उनका हवन कराते थे, बाद में गोली देते थे। और उनमें से 3 आदमी जब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, केवल हवन करा के, और वहां जाने की उनको नौबत ही नहीं पड़ी, तब उन्होंने उन आदमियों को फोन किया। बोले क्या हुआ? बोला जी हम तो वैसे ठीक हो गए, हमारी कोई समस्या ही नहीं, जिस समस्या के कारण हम आपके आए। तब उन्होंने मेरे को फोन करके पूछा, मैं मतलब भाई अप्रिशिएट कि आप ऐसा काम कर रहे हो। बोला मुझे तो पता ही नहीं, कोई आता है आपके यहाँ गोला घुमाते हो आप उसके ऊपर से और जगह में छोड़ देते हो। बोला वो ठीक कैसे हो गया? और मैंने उनको बहुतों को तो, कईयों को तो इतनी भारी भारी हैवी डोज जिनसे ऊपर दवाइयाँ ही नहीं होती, वो दवाइयाँ तक दे के देख ली। नहीं सब हमने उनको कुछ बताया है, मान लिया वो ठीक हो जाते हैं, तब आप क्या इससे आइडिया लगा? मैं रोग तो ठीक नहीं करता, मैंने तो पितृ कष्ट ठीक किया। इसका मतलब पितरों से कोई रोग बनता है, इसका मतलब प्रेतों से कोई रोग बनता है। नहीं, मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। हाँ पूछा था ये तो मैं भूल गया था। नहीं, मेरे दिमाग से उतर गया था। जैसे इसका नाम तो मैं जानता हूँ, ठीक है, मोटी भाटिया। नहीं, हाँ निक्की पाठक, ऐसे नहीं वैसे मोटी तो है।
चलो भाई, गोल मोल है, क्यूट है। देखो गोल मोल को, क्यूट को देखो। तुम अपने आप को ही क्यूट और गोल मोल समझ रही हो। नहीं, मुझे तो गुरुमा ने कहा है। नहीं है, गोल मोल है, क्यूट। मोटी नहीं है, मोटी तो तुम मान ही नहीं सकते। ये पूरा बहुत मोटा था, दवाइयों से होता है। बोलो हाँ कि नहीं? अच्छा, ये जब टेबलेट खाते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है कि बॉडी टिश्यूज फट जाते हैं, वो फैल जाते हैं, उनका आकार बढ़ जाता है। हाँ, आम भाषा में यही कहेंगे, वो पानी भर जाता है टिश्यूज के अंदर, वाटर रिटेंशन। इनसे बोलियो से हाँ, फिर वाटर रिटेंशन होता है। डॉक्टर क्यों देते हैं जब उनसे बीमारी यानी मैंने बताया था ना, डॉक्टर इंडिया में तो डॉक्टर पैसे कमाने के लिए है केवल केवल। और 2, 4, 5, 10 डॉक्टर होंगे जो सही दवाई या सही आपको गाइडेंस देंगे कि आप ऐसा नहीं, ऐसा करो, वैसा नहीं, ऐसा करो। आपको पता है ये आयुष्मान जो योजना चली हुई है भारत के किसी एक हॉस्पिटल में, वो मेरे ख्याल से राजस्थान का या हरियाणा का है, उस एक हॉस्पिटल में उसका नाम भी था, क्या बहुत सुंदर सा नाम था उसका, है जी? ना ना ना, अभी अभी बहुत शानदार शानदार, अभी अभी पर वो मेरे पास भी है। उस हॉस्पिटल में क्या हुआ, एक गांव में जाके पहले हॉस्पिटल वालों ने वोट की, फिर जिनके पास आयुष्मान कार्ड था उनको बुलाया और उनके हार्ट में प्रॉब्लम बता के साथ साथ बिना किसी घर वालों की परमिशन के, बिना किसी साइन के उनके सर के ऑपरेशन कर दिए और उनमें 3 लोग मर गए। उस पूरे गांव ने मिलके हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर दी। वो केस अभी चल रहा है हाल फिलहाल। इस केस को बड़े मीडिया वाले दिखा नहीं रहे। मैक्स तो नहीं था, ना 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 ना, इस केस को यार बड़े मीडिया वाले दिखाई नहीं रहे हैं। न्यूज नेशन वाले कहाँ हैं भाई, कहाँ हैं? ऑपरेशन पाखंड तो ये वाला चला है कि डॉक्टरों ने क्या पाखंड किया मिलके, और एक पूरे गांव में जाके चेक करके 12-13 आदमी वहां के लिए आए उठा के, अपनी बस भेजी है बाकायदा, और वो आए बिना कोई साइन किए, उनको हॉस्पिटल में डाल दिया, सबके छल्ले बदल दिए, आयुष्मान कार्ड के नंबर ले दिए। ठीक है, और सरकार से पैसे ले लेंगे, बताओ हद है। वैसे हम डॉक्टरों की बुराई नहीं करते हैं निक्की। मैं बताऊं कि डॉक्टर बुरे नहीं है, डॉक्टरी की पढ़ाई बुरी है। ये जो इंडियन सोसाइटी में, जो इंडियन मेडिकल सोसाइटी में जो लालच है ना डॉक्टरों के अंदर, वो बुरा है। शाबाश भाई, पढ़ाई तो पहले से ही पूरी नहीं है भाई। वही डॉक्टर अफ्रीका के अच्छे कैसे, वही डॉक्टर इंग्लैंड के अच्छे कैसे, ऑस्ट्रेलिया के अच्छे कैसे। दवाइयाँ तो बहुत कम देते हैं, ना के बराबर देते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन महिला मेरे पास आई थी, वो बता रही थी प्रत्येक डॉक्टर में पहले प्रार्थना कराई जाती है हॉस्पिटल में, और फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाती है। और पहले आपको फीवर में भी जो है केवल एक दवाई दी जाती है। आप जितना ज़्यादा कष्ट में जाते हैं केवल पैरासीटामोल देते हैं 2000 mg तक की, ठीक है। फिर भी अगर आप ठीक नहीं होते तो फिर भी वो कोशिश करते हैं कि आपको दवाइयों से बचाएं। मतलब वहाँ क्योंकि वे हेल्थ कॉशियस लोग हैं, और हेल्थ कॉशियस ही वहाँ पे वे हॉस्पिटल है, तो भी वहाँ ऐसा नहीं हो रहा। और भारत में ऐसा हो रहा, भारत जैसे देश में यहाँ सबकी हेल्थ, यहाँ का आदमी 120 वर्ष जीता था, तब वे जलते थे। आज हम चल रहे हैं, वे 120 वर्ष जीते और हम कम जीते हैं। हमारा आदमी 60 साल, 65 साल में, 45 साल में। इतने युवा बच्चों को खेलते कूदते हार्ट अटैक आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? नहीं, ये भारत की सरकार है, ये भारत की सरकार है जिसने कभी नहीं पूछा किनसे, कोलगेट वालों से कि निकम्मो तो पहले ये कहते थे नमक से आपके दांत गल जाएंगे, और आज ये कहते हो क्या तुम्हारे कोलगेट में नमक है? क्या तुम्हारी पेस्ट में चारकोल है? तुमने कभी नहीं पूछा उनसे। जब हम कोयले से दांत मांजते थे, नमक और हल्दी मिला के जब हम दांत मांजते थे, सरसों का तेल मिला के जब हम दांत मांजते थे, तब आपने ये कहा क्यों? 40 साल पहले 1978 में भारत में दूध की कमी हो गई, जब सारे गांव थे, भैंसें थी, गाय थी, सब डेयरियां थी, दुनिया भर की, हर घर में 8 भैंस थी, ठीक है जी, 10 भैंसें थी। पूरा दिल्ली नगर गांव से भरा हुआ था, 5000 से ऊपर गांव थे, लबालब शहर में अपनी कोई चीज ही नहीं थी। एक दिल्ली का बस अड्डा हुआ करता था, लोग बैलगाड़ी में वहां तक जाया करते थे, तब दूध की कमी हो गई। और आज किसी भी कोने पे भारत में दूध भरपूर दे दो। ये इतना कंपनियों का दूध कहाँ से रहा है? कौन है जो दूध बना रहा है? सरकार का अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? क्या अफ्रीका में ऐसे प्रोडक्ट बिकते हैं जिन पे सरकार का अंकुश नहीं? बैन हो जाते हैं उनके, तो अलग अलग ट्रायल्स चलते हैं। क्या रैंक और जब वो रेगुलेटरी पैमाने पे खड़े नहीं उतरते और स्वास्थ्य को थोड़ा सा भी हानि पहुंचाते हैं तो क्या करते हैं? बैन कर देते हैं। बैन कर देते हैं। क्या राजीव दीक्षित गलत बोलता था?
गलत बोलते हैं। आप नहीं जानते, आप भी नहीं जानते यार, कमाल के जैसा युवा नहीं जानता। आप तो जानते हैं क्या गलत बोलते हैं। वो तो हर एक बात प्रमाण के साथ बोलते थे। हाँ, ये चीज़ अमेरिका में ऐसी है, यहाँ ऐसी है। वो खुद IMC के प्रेसिडेंट थे, मेडिकल काउंसिल के। बस उनको मार दिया, मरवा दिया गया। जो भी किया गया उनके साथ कुछ तो किया गया ना। जय श्री कृष्ण। आपने आना है और यहाँ से ठीक होकर ही जाना है।